हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेज क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर और उस फर्स्ट चैप्टर में हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज कुलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। कुलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, जैसे दो चार्जेस हमें पता है, एक होते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस में, फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अगर हम दो चार्जेस लेते हैं, मान ले पॉजिटिव पॉजिटिव, दो लाइक चार्जेस लेते हैं, तो ये दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ऑन द सेम हैंड, अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज ले और एक नेगेटिव चार्ज ले, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन स्टूडेंट्स, ये जो फोर्स लगेगी, जिस ये फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फोर्स होगी कितनी, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये पढ़ेंगे आज हम कुलम्स लॉ। सो लेट अस स्टार्ट कुलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो स्टूडेंट्स, इतना हमने समझ लिया कि कुलम्स लॉ में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, फोर्स कितनी लगेगी, मैग्नीट्यूड क्या होगा इस फोर्स का। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द स्टेटमेंट। राइट डाउन, यू कैन राइट इट, साथ में आप नोट्स भी बना सकते हैं, अदरवाइज यू विल गेट द नोट्स इन द website also on, it's uploaded on the website. The PDF, the format is also uploaded on the website www.sageclasses.com. So let us see the statement. It states that 2-point charges attract or repel each other with a force which is अब देखो which is के बाद आप दो पार्ट में से ब्रेक कर लो लर्न करने के लिए। which is directly proportional, which is directly proportional, which is directly proportional to the product, which is directly proportional to the product of their, अब देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर की जगह द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली proportional to the square of distance between them. So this is the statement, right? This is the statement. It states that a 2-point charges, अब देखो 2 point charge है, it can be positive also, it can be negative positive also, it can be negative also. कोई भी 2 point charges होंगे, या तो वो अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट किस केस में करेंगे, जब दोनों लाइक होंगे, दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे, और रिपेल ईच अदर, रिपेल कब करेंगे, इसी केस में, सॉरी, अट्रैक्ट किस केस में करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में, और रिपेल किस केस में करेंगे, दोनों सेम चार्जेस होंगे, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव में, विद द फोर्स। ऑब्वियसली सी बात है, फोर्स लगेगी, लेकिन ये फोर्स कितनी लगेगी वो ये अलग, ये नीचे लिखे हुए दो स्टेटमेंट बताएंगे। देखो, फर्स्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज कितना है, Q1 एंड Q2. Let it be the first equation. Second sentence, and inversely proportional to the square of distance between them. Inversely proportional means 1 upon r square. यहाँ पे r कैसे लिया हमने, let it be the first Q1 charge, this is the Q2 charge, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज r. अब दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, सो दे विल
देयर विल बी अ रिपल्शन फोर्स, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे with the force. Here I am talking only of the magnitude of the force. That's why I am not putting vector over here, right? So this is q1, this is q2. ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे with the force. अब ये फोर्स हम निकालते हैं कितने में? Now see, let it be equation number 2. On combining the first and second equation, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, सो F विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. वी विल गेट दिस, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. नाउ किसी भी क्लास 11th में, इन क्लास 11th यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था हमने, क्लास 9th में भी, क्लास 11th में भी. इन दैट वी हैव स्टडीड द फोर्स इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. दो मासेस थे m1 एंड m2, r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम. वहां भी हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा था इन द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दैट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद द force which is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of distance between them. यहां पे masses की जगह क्या है? चार्जेस. जो हम क्लास 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ रहे हैं, यहां मास की जगह क्या है? चार्ज. तो देखो वहां पे भी g क्या था? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. प्रोपोर्शनल साइन को हटा के हम एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लेके आए थे. यहां पे भी इसी तरीके से प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के हम एक कांस्टेंट लगाएंगे, that is 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. ये जो 1 upon 4 pi epsilon naught है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, let me rub this, yes, or you can write it as f is equals to k q1 q2 by r square, where k is, ये जो k है that is the constant of proportionality. This is constant of proportionality. This is the magnitude of the force. ये जो हमने निकाला है, this is the, it tells us the magnitude of फोर्स, कितनी फोर्स उस पे लग रही है चार्जेस पे, राइट? अब स्टूडेंट्स 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज द के जिसे हमने लिखा है के, दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. अब इसकी एक वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम पे. इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन मीडियम. जैसे हम देखते हैं k इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. यहां पे एक वर्ड लिखा है एप्सिलॉन नॉट. ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस. दिस इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री space. Clear? So here this k is equals to 1 pi 4 pi epsilon naught. The value of this, अगर हम इसको निकालेंगे, it will be 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per coulomb square. This is 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per coulomb square. अब ये यूनिट कैसे आई, इसकी भी मैं अभी बात करेंगे, इसे मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं यूनिट. ऑल्सो अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो आपका न्यूमेरिकल्स में यूज होगी, ओनली द एप्सिलॉन, वैल्यू ऑफ ओनली द एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस इज टेकन एज 8.854 into 10 to the power -12 coulomb square per Newton per meter square. You can note it down. चलिए स्टूडेंट्स, सो यहां पे हमने इसकी दोनों की वैल्यूज देखी थी.
क्लियर? अच्छा, ये जो वैल्यूज, ये जो फोर्स है जो हमने ये यूज करा है, दैट इज फॉर द वैक्यूम। बट अगर उस वैक्यूम की जगह अगर हम दोनों चार्जेस को किसी मीडियम में प्लेस कर दें, लाइक वाटर और एनीथिंग, तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। इट विल बी एफ इन अ मीडियम, फोर्स इन अ मीडियम विल बी इक्वल टू 1/4πε0 q1 q2, sorry, here instead of epsilon naught you will use epsilon. Instead of this epsilon naught we will use epsilon, where epsilon is equal to absolute permittivity of the medium. Absolute permittivity of the medium. Now if we will divide both the equation, this a force in a medium and a force in a vacuum which we have calculated, तो दोनों को डिवाइड करके क्या आएगा? देखो, force in a vacuum divided by force in a medium, so 1/4πε0 divided by 1/4πε q1 q2 by r square divided by q1 q2 by r square. अब देखो स्टूडेंट्स, यहां से सब कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या बच रहा है? here you will take epsilon, sorry, instead of epsilon naught in the case of medium. So ये वाला epsilon ऊपर चले जाएगा, it will be epsilon upon epsilon naught. तो हमने जो ये डिराइव किया, F vacuum upon F in a medium, force in a vacuum upon force in a medium will be equal to epsilon upon epsilon naught. Now this epsilon upon epsilon naught का जो रेशियो है, this is called epsilon r. That is the relative permittivity of any medium, whatever medium we are using, जिस भी मीडियम में वो चार्ज है, of that medium with respect to vacuum. With respect to vacuum. इस epsilon upon epsilon naught, ये जो आपने epsilon r लिखा है, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल के, राइट? दिस इज द रेशियो. इस रिलेटिव, नाउ स्टूडेंट्स, ये जो रिलेटिव परमिटिविटी हमने निकाली है, दैट इज द रेशियो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसी को बोलते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम. तो हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज सेम, ये जो हमने निकाला है, रेशियो ऑफ द फोर्सेस बिटवीन द टू चार्जेस दैट इज प्लेस्ड इन एनी मीडियम you can note it down here. So this was the Coulomb's law in electrostatic. Students, next वीडियो में हम बात करेंगे Coulomb's law in the vector form, उनकी importance and limitation. Thank you.